दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक यूके ट्रिपल एससी के लिए हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ ही उनके साथ हम कुछ अन्य फैक्ट्स को भी देखेंगे जिससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमने ये पूरा एनालाइज करके बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा हिंदी का पोर्सन है हमारा हिंदी में। इसमें हम आज हिंदी के ही क्वेश्चन देखेंगे। अगली वीडियो में हम अन्य पार्ट्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा बादल राग, पहला प्रश्न है बादल राग कविता किस कवि की रचना है। तो ये फेमस है काफ़ी बादल राग। ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है और इनके निराला जी के नाम से भी जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी को। और इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है, महाप्राण की उपाधि भी है इन्हें। और ये छायावादी कवि हैं एक। और छायावाद काल के 4 स्तंभों में से एक हैं ये। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कौन है पूछा जाता है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और इनकी एक कविता और है जिसे अनामिका कहा जाता है। अनामिका भी इन्हीं की कविता है। अनामिका के बाद परिमल हो गया, कुकुरमुत्ता, परिमल और कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अर्चना, नए पत्ते, आराधना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर इनमें से मध्य पुरुष सर्वनाम है। 3 टाइप के पुरुष होते हैं। एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, और नंबर 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 अन्य पुरुष। तो इसमें बताना है कि इनमें मध्य पुरुष सर्वनाम कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन ए तू है ये मध्य पुरुष सर्वनाम है। अब हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो पहले देखेंगे हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए यूज होता है, खुद के लिए बारे में, जैसे मैं, मुझे, मेरा, ये सब किसके लिए है, हम, सॉरी, मैं, मुझे, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत। तो ये इस उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ गया। अब आते हैं मध्यम पुरुष क्या होता है। जैसे यहाँ मैं था, ये उत्तम पुरुष आ गया। मध्यम पुरुष क्या होता है, किसी दूसरे के लिए, कोई सुनने वाला व्यक्ति है, जैसे तू, तुम, आप, ये सब किसके लिए होगा, मध्यम पुरुष। यहाँ तू मध्यम पुरुष के लिए था। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं, जैसे यह, वह, ये, वे सब। तो ये सब किसके लिए आएगा, अन्य पुरुष के लिए अंतर्गत। वह जैसे है तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो ये समझ सकते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। फिर अगला है इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार हैं। हमें बताना है कि उत्तराखंड के रचनाकार कौन है। तो ये तीनों तो उत्तराखंड के नहीं है, लेकिन जो जीत सिंह नेगी हैं ये हमारे उत्तराखंड के रचनाकार हैं। इसकी व्याख्या में हम कुछ अन्य उत्तराखंड के रचनाकारों को देखेंगे। जैसे हमारे फेमस है शमशेर बहादुर सिंह हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। और मंगलेश डबराल हो गया, लीलाधर जगुड़ी, प्रसून जोशी, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, महेंद्र चंद्र पुनेठा। तो ये उत्तराखंड के रचनाकार हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उच्च पुरस्कार है। तो हमें बताना है कि किस रचना के लिए मिला था इन्हें, किस पुस्तक के लिए। तो यह है आलोक पर्व, ऑप्शन सी। आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाकी ये तीनों भी हजारी जी की रचनाएं हैं। कुटज हो गया, बाणभट्ट की आम आत्मकथा, अशोक के फूल। और इनकी व्याख्या देखते हैं हम। तो इन्हें 1957 में पद्म भूषण सम्मान मिला था। ये इन्हें 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। और ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था, आलोक पर्व के लिए मिला था। जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर देखेंगे अब सुमित्रानंदन पंत जो हमारे उत्तराखंड के लिए हैं और ये काफ़ी फेमस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। और देखते हैं इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए, काला और बूढ़ा चाँद, ये भी इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा भी इनकी रचना है और इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे युगवाणी, वीणा, पल्लव, गीत हंस। और इन्हें एक पुरस्कार और मिला था, लोकायतन सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये भी इन्हें मिला है सुमित्रानंदन पंत को। ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। फिर हमारा बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है। तो जो बिंद्रा नामक गढ़वाली इसके हैं, इसके जो हमारे हैं, ये हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल हैं। ये नाटक के लिए काफ़ी फेमस है, गढ़वाली नाटक के लिए हैं। और बिंद्रा भी इन्हीं का नाटक है। बाकी हम देखते हैं तो डोभाल जी हैं जो डॉक्टर डोभाल, इनका एक नाटक और है टीलू रोटेली, बुरांस, कल्पना, ये इनके नाटक हैं। और जो मंगलेश डबराल हैं ये भी उत्तराखंड के हैं। इनके पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, लेखक की रोटी, ये इनकी रचनाएं हैं।
और हरिदत्त भट्ट, इन्हें शैलेश के नाम से भी जाना जाता है, और इनके हिमालय, माई हेवन, बर्फ और बर्फ, ये इनकी रचनाएं हैं डॉक्टर हरिदत्त भट्ट की। फिर है भगवती प्रसाद चंदोला, इनकी एक फेमस है बंगाल का अकाल बुक, इन्होंने ही लिखी है। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तो उसमें रूपक अलंकार होता है। बाकी हम अलंकार को भी यहाँ डिटेल में समझेंगे कि कौन सा अलंकार कब यूज होता है, इसकी व्याख्या देखेंगे हम। तो देखते हैं अलंकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाक्य की काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे गहने होते हैं हमारी शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें देखते हैं पहला जो हमारा फेमस अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, जब वर्ण बार बार आता है, जैसे राम ने रामायण में राजा रावण को मारा, तो इसमें रॉ वर्ण क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे एक और है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, ये भी क्या है, एक अनुप्रास अलंकार की हो रहा है इसमें। तो अनुप्रास अलंकार समझ सकते हैं एक। फिर अगला हमारा यमक अलंकार। यमक में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति जो होती है बार बार होती है, परंतु अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, यमक अलंकार। इसका है जैसे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा का मतलब यहाँ पे घटने से है और यहाँ पे अलग अर्थ है, तो इसका दो अलग अर्थ निकल रहे हैं लेकिन शब्द वही है, तो इससे में यमक अलंकार होता है। फिर है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना से, जहाँ पे किसी की तुलना की जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो मन। यहाँ पे हृदय की तुलना किससे की गई है, सागर से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। इसी तरह यहाँ गिरी सा ऊंचा हो मन, मन की तुलना गिरी से की गई है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। फिर है रूपक अलंकार। ये जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना दिखाई दे। यहाँ पे तो हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुलना ना करके उसी के इक्वल कर दे रहे हैं उनको। जब उपमेय को उपमान के समान कोई भेद ना दिखाई दे और इक्वल दिखाई जाए, जैसे कमल के समान मुख, यहाँ पे नहीं करना है कमल के समान मुख, सीधे कमल की तरह ही मुख है, इसकी तरह रूपक अलंकार हो गया। फिर है अति संयोक्ति। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, या किसी को जैसे सारे तारे तोड़ना ऐसे करके कुछ अति कर दे रहे हैं, तो उसके लिए अति संयुक्ति होगा। जैसे उदाहरण के देखते हैं, हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई आगी, सगरी लंका जल गई गई निशिचर भागी। तो ये इसमें क्या होता है, अति संयुक्ति अलंकार। तो ये अलंकार से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें देख सकते हैं। फिर अगला है रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, मतलब रिक्त किसे बोलते हैं, तो ये बोला है। फिर इसका है जो पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। रिक्त एक वाक्य शब्दों के लिए एक वाक्यांश है, जो ये अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश बोलते हैं, जैसे रिक्त है। फिर जैसे है जिसका वंश लुप्त हो गया हो, उसे क्या बोलेंगे, विलुप्त हो गया है, उसका वो कोई नहीं है। जैसे जिसका वर्णन करना संभव ना हो तो अवर्णनीय, इसे ये बोलेंगे। तो यहाँ से डिटेल समझी। फिर अगला है, इसमें अज्ञ शब्द का विलोम क्या है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, और जो ज्ञानी दिया है इसका अज्ञानी हो जाएगा, जो पंडित है उसका अपंडित हो जाएगा, विद्वान का अज्ञानी या अविद्वान हो जाएगा। और भी कुछ जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं वो हमने क्वेश्चनों को लिखा है यहाँ। जैसे एक पूछा है शाश्वत, इसका क्या होता है, क्षणिक। और अकाल का क्या होता है, सुकाल हो गया। विधि का क्या होगा, निषेध। राग का द्वेष, राग द्वेष बोलते हैं। जैसे वसंत का हो जाएगा पतझड़। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। अनुयायी जो उसको अनुयायी होता है, और विरोधी जो उसका विरोध करता है। आकर्षण का विकर्षण। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है HTML, जो हम वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं HTML, ये क्या है, तो ये क्या हमारी वेब भाषा है। जैसे वेब भाषा के लिए कोई हम और समझते हैं, एक है जावा स्क्रिप्ट, ये भी क्या है, हमारी वेब भाषा है। और पाइथन, जो हम पाइथन बोलते हैं, वो भी वेब भाषा है। C++, ये भी एक वेब भाषा है। तो ये भी सब क्या है, वेब भाषाओं के अंदर आते हैं। और वेबसाइट को समझेंगे हम, तो वेबसाइट जैसे www. ऐसे लिखते हैं, जो google.com या कुछ भी .com, वो वेबसाइट होगी। ईमेल क्या होता है, मेल भेजने के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र, जो इससे हम वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट के जो हमारा क्रोम जो है वो वेबसाइट है, एक ब्राउज़र है, सॉरी। और ओपेरा मिनी, ये हमारा ब्राउज़र है। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है, ये हमने पहले भी देखे हैं। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 के 5। अब इसमें बताना है भाव, किस में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भूख, हमें भूख लगी है, भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। हम इन्हें भी डिटेल में समझेंगे कि किसके संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो 5 भेद होते हैं, हमने देखा था। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, सोनू, किसी का भी नाम आ गया तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन खाना खाता है, तो मोहन में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। फिर हमारा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में क्या होती है, जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, गाय, किताब, तो ये सब क्या हो गया, जातिवाचक में आ जाएंगे। जितने भी जानवर हैं, किताब, गाय, ये सब जातिवाचक आ गए। फिर है भाववाचक, जिसमें भाव उत्पन्न होता है, जैसे सुंदरता हो गया, मित्रता, शत्रुता, भूख, प्रेम, प्यास, दुख, भूख आदि, ये सब क्या है, भाववाचक। फिर है समूहवाचक, जिसमें समूह होगा, जैसे सेना, टोली, वर्ग, समूह, झुंड, एक कक्षा, ये भी क्या है, एक समूह है, इसमें समूहवाचक। फिर है द्रव्यवाचक, जैसे पानी, दूध, तेल, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें हर क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हर पेपर में, तो ये इन्हें आप याद कर सकते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है। अब हमारे कार्यालयी हिंदी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रारूपण की विशेषता ही नहीं है। तो प्रारूपण की विशेषता क्या नहीं है, भाषा की स्पष्ट होना चाहिए, ये होता है। प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल, विषय के अनुकूल होनी चाहिए, ये भी है। प्रारूपण की भाषा सरल हो, ये भी होना चाहिए। लेकिन जो अलंकार युक्त है, ये गलत है इसका, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। प्रारूपण होता क्या है, उसे हम ये समझेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं, तो इसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अब इसकी डिटेल समझेंगे हम, देखते हैं। प्रारूपण को क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं। किसी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, पत्रों का पूर्व रूप है। जैसे हम कोई पत्र बनाते हैं, उसका कच्चा रूप या उसे खाली ड्राफ्ट करके लिख देते हैं, तो उसे क्या करेंगे, जैसे जिसमें अधिकारी के साइन नहीं हो और हम पहले ही इसकी पत्र बना दे, तो उसे प्रारूपण बोलते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे सत्यता होगी, पूर्णता होगी, तथ्यपरक हो गया, संक्षिप्त हो गया, शिष्टता हो गया, शुद्ध भाषा हो गया, स्वच्छता हो गया। तो एक कच्चा रूप तैयार करना है पत्र का, उसी को ही प्रारूपण बोलते हैं। फिर हमारा इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुग्रहित। अगला है हमारा, इनमें अशुद्ध वाक्य है, हमें अशुद्ध वाक्य समझना है इसमें। तो इसका हो जाएगा, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, ये हमारा अशुद्ध है, बाकी ये तीनों सही है। यहाँ पे संकट की जगह क्या आ जाएगा, बाधाएं भी आती हैं, ये होना था यहाँ पे। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। फिर इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, हमने तत्सम, तत्सम, तद्भव भी काफ़ी बार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जोगी। इसका जो तत्सम होगा वो होगा योगी, और ये तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों तत्सम है। तत्सम हमने देखा था, जो डायरेक्ट संस्कृत से निकल के आते हैं। फिर इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। समास का भी हमने काफ़ी डिटेल देखी है, अभी देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नील गगन। अब समास को हम देखेंगे, तो समास को समझेंगे, समास को समझेंगे। जैसे पहला समास होता है हमारा तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। और इसमें जो होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। जहाँ पे भी हमको कारक चिन्ह मिल गए, जैसे कर्ता ने कर्म को जो एक कारक चिन्ह मिलते हैं, वहाँ पे हम तत्पुरुष समझ देंगे। उदाहरण के लिए पहले हम देखेंगे, जो देखेंगे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, यहाँ पे को आएगा, कर्ता ने कर्म को, तो को आएगा। जैसे बस को चलाने वाला, चाल को क्या बोलते हैं, बस चालक, तो इसमें तत्पुरुष है। माखन चोर, माखन को चोरने वाला। स्वर्ग, स्वर्ग को प्राप्त, और ये इसमें क्या आ जाएंगे, तीनों में क्या आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष। फिर आएगा हमारा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, जहाँ पे भी से दिखाएगा वहाँ पे हम दिखाएंगे करण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष। इसी में देख लेंगे, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष। ये देख सकते हैं। फिर अगला है हमारा संप्रदान। संप्रदान में जहाँ पे को के लिए आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी,
तो ये क्या आएंगे संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है तो संप्रदान होगा, संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष। फिर अपादान, इसमें क्या होता है से या अलग होने का भाव होता है, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो अपादान तत्पुरुष आएगा इसमें। और भयभीत, भय से भीत, अलग हो रहा है इसमें भी, तो इसमें अपादान आ जाएगा। फिर है संबंध, इसमें का, के, की और रा, रे जिसमें आता है। घुड़दौड़, जैसे घोड़े की दौड़, संबंध तत्पुरुष हो गया। पूंजीपति, पूंजी का पति। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। का आ रहा है जिसमें का, की, तो हमें ये समझना है जहाँ पे भी कारक चिन्ह आएंगे वहाँ पे तत्पुरुष होगा। कभी कभी डिटेल में भी पूछ देते हैं, कभी सिंपल तत्पुरुष भी पूछ सकते हैं। फिर अधिकरण, इसमें आएगा में पर, जैसे आत्मविश्वास, आत्म में विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। शरणागत, शरण में आगत। में या पर जिसमें आएगा उसमें आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें हम या सिंपल तत्पुरुष भी पूछ सकता है या इसकी डिटेल में भी पूछ सकता है, तो दोनों को याद करना है। फिर है हमारा द्विगु समास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है द्विगु। इसमें द्विगु से क्या करना है, जहाँ पे भी हमको नंबर, संख्यावाचक विशेषण प्लस विशेष्य हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जहाँ पे भी नंबर दिख गए हमको, जैसे है नवग्रह, यहाँ पे भी नंबर है। चौराहा, यहाँ पे भी नंबर। त्रिभुवन, त्रिवेणी, ये सब क्या आएंगे, इसमें द्विगु समास आएगा। त्रिभुज, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। फिर है द्वंद्व समास, जिसके बीच में डैश आ जाता है, जैसे माता पिता हो गया, आय व्यय, अन्न जल, भीम अर्जुन, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। और फिर अगला है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे स्वर्ण कमल, सोने का कमल देख सकते हैं। नील कमल, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। पहला पद उस दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कमल नयन, कमल के समक्ष नयन। फिर है बहुव्रीहि, जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो या आभास हो, या तीसरा पद प्रधान हो, पहला पद भी प्रधान ना हो, दूसरा प्रधान ना हो के तीसरे पद क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे 10 आनन, 10 हैं जिसके आनन, ये किसके लिए हो रहा है, रावण के लिए हो रहा है। रावण का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन रावण के बारे में बताया जा रहा है। चतुर्भुज, विष्णु के लिए प्रयोग हो रहा है। लंबोदर, गणेश जी के लिए प्रयोग हो रहा है। नीलकंठ, शिव जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो किसी तीसरे के लिए जब प्रयोग होता है तो उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। फिर है जिसमें अवयवी भाव, इस समास में पहला पद अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, आजन्म, आमरण, यथाशक्ति। तो जिसमें पहला पद जो अवयव होगा उसे अवयवी भाव बोलते हैं। तो ये समासों को भी हमने डिटेल में देख लिया, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगला है वार्षिकोत्सव, शब्द में संधि है और संधि से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो वार्षिकोत्सव में जो संधि होगी वो होगी हमारी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, गुण संधि। अब गुण संधि को भी हम डिटेल में समझते हैं। समधि, इसका अर्थ होता है जोड़ना। जब दो जो सब शब्दों को जोड़ेंगे या दो जो हम वर्णों को जोड़ेंगे तो उससे जो एक नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के काफ़ी डिटेल होती है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है स्वर संधि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो पहली है दीर्घ संधि या हर्ष संधि भी बोलते हैं। तो जैसे अ प्लस आ के मिलके क्या होता है आ, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, जैसे वीर धन अंगना, तो वीरांगना, तो यहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। फिर धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। मत धन अनु, तो मत धन अनुसार, मतानुसार हो जाएगा। फिर आ प्लस आ बराबर आ होता है, जैसे महात्मा। और विद्या धन आलय, विद्यालय। हिम धन आलय, हिमालय। महाधन आनंद, महानंद। इन सब में दीर्घ संधि होती है। जैसे अ प्लस आ, परीक्षा। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। इसमें भी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। रेखा प्लस अंश, रेखांश। सीमा प्लस अंत, सीमांत। इन सब में हमारी दीर्घ संधि होगी। अब हमने आ वाले देख लिया ऐसे जब इसमें होगा। फिर है ई, जिसमें ऐसी मात्रा होगी, उनको देखना है। अन्य उदाहरण क्या है, जैसे ई प्लस ई बराबर क्या होता है, बड़ी, तो अति धन ईव, अतीव हो जाएगा। कवि धन इंद्र, कवींद्र। गिरीश, परीक्षा, हरीश, महेंद्र, रजनीश, योगींद्र, ज्ञानकीश, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। फिर देखेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, तो भानुदय, ये भी इसका उदाहरण है। धातु उष्मा और गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर अगला है हमारा गुण संधि, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इसमें क्या मिलकर होता है, आ प्लस ई मिलके क्या होता है, ए मिलता है।
तो नर धन इंद्र नरेंद्र, जहाँ पे ऐसी मात्रा दिखे तो इसमें क्या होती है, गुण संधि। जैसे औधनी बराबर नर धन ईस नरेश, रमाधन इंद्र रमेंद्र, महाधन ईस महेश और महाधन इंद्र महेंद्र, राजा धन इंद्र राजेंद्र। तो ये गुण संधि के उदाहरण है। और जो एक और है इसका फेमस, अ प्लस उ बराबर ओ मिलता है। जैसे वीर धनुचित वीरोचित, वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, महाधनुदय महोदय। और एक और होता है जैसे देवधन ऋषि देवर्षि, सप्त ऋषि राजऋषि महर्षि। ये भी सब किसके हैं, गुण संधि के उदाहरण है। अगला है हमारा वृद्धि संधि, जिसमें अब दो मात्राएं दिखेंगी, उसे वृद्धि संधि में समझेंगे। जैसे ओ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। जैसे एक धन एक मिलकर हो जाएगा एक एक, धन धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य, तथा धन एव तथैव, और मिलकर हो जैसे वन धन औषधि वनौषधि, दंत धनौष दंतौष्ट। तो जिसमें दो मात्रा दिखे वो तो वृद्धि संधि है। फिर है यण संधि, इसमें ओ प्लस ई को मिलकर यो बनता है। जैसे अति धन अधिक, तो क्या होगा अत्यधिक, यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार, और न्यून स्वच्छ अन्वय और स्वागत, पित्राज्ञा मात्रा इच्छा, ये सब क्या है, यण संधि के उदाहरण है। फिर हमारी अयादि संधि, जैसे औ धन औ मिलके ए धन औ मिलके आय बनता है। जैसे नौ धन अन मिलके नयन पवन गायन, और नायक गायिका, पौधन अन ये इम्पोर्टेंट है पवन, और इसको अगर प कर देंगे तो ये पावन हो जाएगा, पवित्र पवित्र, भावुक भावुक, नौइक नाविक। फिर अगला है हमारा व्यंजन संधि। अब हमारी व्यंजन संधि आ गई, इसके उदाहरण देखेंगे। दिग्धन गज दिग्गज, और अजधना अजंत, दिग्धन विजय दिग्विजय, वाग्धन ईश वागीश, षडधन आनंद षडानंद, तत्धनमय तत्मय, जगत धन नाथ जगन्नाथ, और अनुधन छेद अनुच्छेद। ये सब किसके हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण है। फिर हम जो लास्ट है हमारी विसर्ग संधि देखेंगे। तो इसमें विसर्ग क्या होता है, ये बदल जाता है। जैसे तप धन बल, तपोधन बल तो तपोबल, तपोधन भूमि तपोभूमि, मनोधन रन मनोरथ, पुनर्धन जन पुनर्जन्म, निर्धन राशा निराशा, और निरोग ये एक बार पूछा भी गया है तो ये निरोग निश्चिंत है। फिर आगे देखेंगे हमारे 17 क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, तो प्र उपसर्ग किस में नहीं होगा ये बताना है हमें। प्र उपसर्ग है, निम्न से किस शब्द में प्र उपसर्ग है पूछा है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा प्रस्तुत। बाकी इनों में अलग अलग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें भी प्रति, इसमें भी प्रति, तीनों में प्रति उपसर्ग है, बाकी इसी में एक प्र उपसर्ग है। फिर अगला है बसंत की कोकिल, मुहावरे का सही अर्थ है। फिर इसका है वैभवशाली का गुणगान करने वाले को बसंत की कोकिल का मुहावरा का यूज होता है। फिर अगला है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये ऑप्शन सी खस अपभ्रंश से हुआ है। फिर अगला है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सरकार शब्द किस भाषा का है, तो ये फारसी भाषा का है सरकार। तो हमने आज हिंदी के क्वेश्चन को एनालाइज करके देखा। तो ऐसी ही अगली वीडियो में हम जीके और उत्तराखंड के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।